स्वागत है आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात आज दिल्ली की। तो दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो गई है। 27 साल का सूखा खत्म करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया। बंपर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। दिल्ली का सीन बदल गया है। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली से बीजेपी का राजनीतिक सूखा खत्म होने की है। मोदी की गारंटी पर दिल्ली को भरोसा, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के सामने थे दिल्ली में अजेय दिखने वाले अरविंद केजरीवाल। इसलिए बीजेपी ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए खास रणनीति पर काम किया। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। बीजेपी की जीत के फैक्टर। दिल्ली में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया। दिल्ली की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट के मुद्दों, वोटरों को ध्यान में रखकर खास रणनीति बनाई गई। पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई गई। यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई थी। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी, असम, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका फायदा मिला। इसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। एक्स फैक्टर एक ही है कि दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को समय दूंगा, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, तो ये जीत माननीय प्रधानमंत्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी की लीडरशिप जेल पहुंच गई। इसके अलावा ज्यादातर विधायकों के खिलाफ आम जनता के मन में गुस्सा था। कई विधायक ऐसे थे जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाते थे। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। बीजेपी ने दिल्ली में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खासकर शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और रोजगार के वादे किए। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की नाकामी को जोर शोर से उठाया और बीजेपी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश किया। इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हिट रहा।
आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ने का काम किया। झुग्गी ना टूटने का वादा सुपरहिट रहा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस जीत से ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। और बीजेपी की बंपर जीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा रोल अदा किया है। यह बीजेपी के चाणक्य की रणनीति ही थी जिसने दिल्ली से आपकी सत्ता को खत्म कर डाला। सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म करने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, जिसके सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। 2020 में ही इसकी शुरुआत हुई। हालांकि तब कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ये समझ चुके थे कि आपको हटाने के लिए उस तबके का दिल जीतना जरूरी है जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन कायम है। टारगेट किया गया झुग्गी बस्तियों को। गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर बीजेपी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी के सपे सालारों को झुग्गियों में वक्त गुजारने के लिए कहा गया, जहां लोगों से सीधा संवाद किया जाने लगा और इसी संवाद से निकला बीजेपी का हिट नारा, आपदा हटाओ। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है। जनवरी में बीजेपी का झुग्गी बस्ती सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को लेकर आने में कामयाब हुए। प्रधानों ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संवाद किया। इसने भरोसा जीतने और पक्का घर की स्कीम को मजबूती दी। अब नतीजे भी बताते हैं कि शाह का ये संवाद काम कर गया। झुग्गियों के साथ अमित शाह की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा थे पूर्वांचली वोटर्स। छठ पूजा में पूजा सामग्री बांटकर और छठ घाटों की सफाई में मदद कर पूर्वांचलियों के दिल में जगह बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए। छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी का फैसला। 10,000 बैठकों से पूर्वांचल समाज के साथ संवाद। 200 से ज्यादा लिट्टी चोखा संवाद। 70 की 70 सीटों पर मकर संक्रांति महोत्सव। 52 सीटों पर बारीकी से चुनाव प्रचार की रणनीति और फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की रणनीति। बीजेपी ने पूर्वांचलियों का दिल जीत लिया। यही नहीं, पूर्वांचल मोर्चे को एक्टिवेट किया गया। 2 वर्षों में पूर्वांचल मोर्चे से बड़े नेताओं से जोड़ा गया। उनकी मांग के मुताबिक करीब 50 सीटों पर यूपी बिहार के एक विधायक की तैनाती की गई। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, संगम विहार से चंदन चौधरी, विकासपुरी से पंकज सिंह और महरौली से गजेंद्र यादव शामिल हैं। दिल्ली की जनता तय कर बैठी है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है और यहाँ परिवर्तन हो। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अमित शाह ने किया प्रचार, जिनमें 16 बीजेपी के खाते में आई। कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन, नजफगढ़ वो विधानसभा सीटें हैं जहां शाह का जाना जीत की गारंटी बन गया। साफ है कि अमित शाह की रणनीति पर कैडर की कदमताल ने वो कर दिखाया जिसके इंतजार में 27 बरस गुजर गए। अब चुनौती चुनावी वादों का फायदा जनता तक पहुंचाने की होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर अटकलें काफी तेज हैं।
खबर है कि सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे। तो वहीं पूर्वांचली समाज से आने वाले मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। और इस रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है। लेकिन कुर्सी हासिल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी हर बार अटकलों से आगे निकलकर चौंकाने के लिए ही तो जानी जाती है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। और दिल्ली में मिली हार पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, अब कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है और दिखावा ज्यादा है, काम कम है, इसीलिए नतीजे आते हैं। जो बड़े नेता हैं, जो गठबंधन में बैठते हैं, उनको सोचना चाहिए कि साहब आप किस ताकत से लड़ रहे हैं। उस ताकत से लड़ रहे हैं जो झूठ में, फ्रेम में, जाल में
पैसा में, कौड़ी में मजबूत है, सरकार है उनकी, और सरकार के माध्यम का भी वो मतलब प्रचार तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को बड़े नेताओं को समझना। और इधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जहां कांग्रेस और आप पर एक दूसरे को हराने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने इंडी गठबंधन पर फिर से मंथन की बात कही। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। जनता पार्टी इस बात को मानती है, मतलब कांग्रेस और आप पार्टी साथ में लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव, इसका मतलब स्पष्ट है। तो साथ देना नहीं देना ये अलग बात है। आप पार्टी जिस प्रकार से कहीं कहीं फुदकती थी कुकर मुत्ते की तरह, तो मेरे ख्याल से इसका अध्याय खत्म हुआ। और भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मोती नगर बस्ती से 110 दुकानों को हटाया गया। नगर निगम, रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुख्ता तैयारियां भी की गई थी और करीब 1000 अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इस मौके पर मौजूद थे। इस कार्रवाई पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और ऐसे में प्रशासन ने एक्शन के दौरान एक कांग्रेस नेता को नजरबंद भी किया। देखिए रिपोर्ट। हजार अधिकारी, कर्मचारी, 10 जेसीबी, 2 पोकलेन, 25 डंपर, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली, 50 लोडिंग गाड़ियां। इन्हीं तैयारियों के साथ नगर निगम और रेलवे के अधिकारी सुबह 5 बजे भोपाल के मोती नगर बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए पहुंचे। कार्रवाई काफी बड़ी थी, 100 दुकानों को तोड़ा जाना था। ऐसे में तैयारी भी पुख्ता थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने 1 किलोमीटर दूर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही पर रोक लगा रखी थी। कार्रवाई के दौरान सुभाष नगर ब्रिज को भी बंद कर दिया गया था। किसी को भी इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। इन पुख्ता तैयारियों के साथ 100 दुकानों को जमींदोज किया गया, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मोती नगर जो इलाका है, यहाँ पर जो रेलवे की जो लाइन है उससे लगी हुई करीबन 110 दुकानें थी, जिन दुकानों को हटाने के संबंध में रेलवे के द्वारा अनुरोध किया गया था। 100 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है और इसके संबंध में जो संबंधित दुकानदार हैं वे माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय भी रिलीफ के लिए पहुंचे थे, जहां पे भी उनका जो है उसको स्वीकार कर दिया गया। और उसके उपरांत जो है आज जो बेसिकली सुरक्षा की दृष्टिगत से उनको जो है यहाँ से विधिवत हटाने की कार्रवाई उनकी सहमति से की गई है। दुकानें प्रारंभिक रूप से जो उनको सूचना दी गई थी। सुभाष नगर ब्रिज की 3rd लेन और रेलवे की 3rd लाइन के लिए मोती नगर के 384 मकान और 110 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। दुकानें हटा दी गई हैं। आने वाले दिनों में मकानों को तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है। विरोध को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को उनके घर में नजरबंद कर दिया था। मोती नगर बस्ती को हटाए जाने का विरोध मनोज शुक्ला लगातार कर रहे थे। वे कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन भी दे चुके थे। अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध किया था। इसके चलते ही शुक्ला को नजरबंद किया गया। 6 फरवरी को पुलिस मोती नगर पहुंची थी और लोगों को सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया था। अफसरों के समझाने पर कई दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 4 फरवरी तक की जानी थी, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सियासत भी जोरदार रही है, लेकिन सियासत के बीच कार्रवाई की गई है। फिलहाल 100 दुकानों को हटा दिया गया है। अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी।
यहाँ पर बाजार हुआ करता था, चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब आपको तस्वीरों में नजर आएगा ये सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। कुछ घर भी यहाँ पर थे और उन घरों की दीवारें भी इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई में जो है वो गिरा दी गई हैं या गिर गई हैं। अब उसका क्या कुछ होगा ये तो फिलहाल पता नहीं। रहवासी हमारे साथ हैं। अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया, क्या यह अतिक्रमण था? अब इतने 110 दुकानें थी, 1,000-1,500 लोग पर दुकान पे 5-6 लोगों का परिवार था, है ना। भैया के पास भी गए, उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया, नहीं हम इंतजाम कराएंगे। आप पुलिस प्रशासन से भी पूछ सकते हैं, किसी एक ने विरोध नहीं किया, अपने हाथों से हटा लिया। और जो तोड़ने आए तो उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, किसी ने विरोध नहीं किया। आपके माध्यम से सिर्फ हम ये चाहते हैं हमें कहीं इंतजाम कराया जाए, क्यों इतने लोग 110 दुकानें 1,000-1,500 लोगों का इंतजाम, लोग कहाँ बेरोजगार घूमेंगे। क्योंकि अब दुकानें हटा दी गई हैं और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 2 महीने का समय दिया गया है घरों को खाली करने के लिए, तो अगर अब आगे की कोई कार्रवाई होती है तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसको लेकर अब ये लोग प्रशासन की ओर देख रहे हैं और आश्वासन चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। जबलपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। बुजुर्ग को अपनी बीमार बहू को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, तो बुजुर्ग ने अपनी बहू को गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर लेकर ही अस्पताल से अपने घर के लिए वो निकल गए। बताया ये गया कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई निजी एम्बुलेंस कर पाते, और काफी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो उन्होंने यही तरीका अख्तियार किया। ये तस्वीरें एमपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। एक बुजुर्ग अपनी बीमार बहू को स्ट्रेचर पर अस्पताल से घर ले जाने को मजबूर है। मामला जबलपुर का है। यहाँ महिला को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला और महिला के ससुर के पास इतने पैसे नहीं थे कि निजी एम्बुलेंस से घर बहू को ले जा सके, जिसके बाद ब्रज बिहारी नाम के बुजुर्ग स्ट्रेचर में ही अपनी बहू शिखा रावत को लिटा कर ही अस्पताल से घर जाने के लिए निकल पड़े। विक्टोरिया अस्पताल से आ रहे थे, छुट्टी हो गई थी तो गाड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं था साहब, 300 मांग रही थी, तो हम लोग वहाँ से लेकर यहाँ तक आए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं मिला। ऑटो वाले भी काफी रुपए मांग रहे थे, लेकिन बुजुर्ग के पास ऑटो के पैसे नहीं थे। ऐसे में वो पैदल ही स्ट्रेचर पर बीमार बहू को घर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिनों से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद महिला को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। तो कोई एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला, कल जा छुट्टी हुआ। क्या प्रॉब्लम थी? खून कहा था साहब, वो निकलवाना था तो ले आए थे, कहाँ भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद ऑपरेशन 5 तारीख को हो गया और आज छुट्टी दे दिया। जिला चिकित्सालय से करीब 1 किलोमीटर दूर कुछ लोगों ने बुजुर्ग को मरीज के साथ स्ट्रेचर को धक्का देते हुए देखा। बुजुर्ग की परेशानी के बारे में जानकर लोगों ने उनकी मदद की और वाहन की व्यवस्था करवाई। ये दादा हम लोगों को रास्ते में मिले, इनकी बहू सीरियस, अभी भी सीरियस कंडीशन में है, विक्टोरिया में भर्ती थी। इनको एक पैसे का इलाज नहीं मिला और इनको डिस्चार्ज करे, ना कोई सुविधा ना कुछ, और इनको सीधा बोले आप अपनी स्ट्रेचर में लिए, इन्हें अपना पेशेंट और बोले आप जाओ इधर से। ना इनको कोई सुविधा दी है ना कुछ, एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई। अभी भी इनकी बहू इस कंडीशन में पड़ी है। कहाँ से लेके आए? ये विक्टोरिया से लेके निकले तो हम लोग को बड़ी ओमती की बात की, तो हम लोग उनको यहाँ रोक के उनको गाड़ी में इनके घर पहुँचा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, जबलपुर की ये तस्वीरें बयां कर रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा है। श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।